नमस्कार दोस्तों, गुमनाम लोको पायलट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इससे पहले आप लोगों ने CBT 1 पास कर लिया होगा, तभी ये वीडियो आप देख रहे होंगे। अब CBT 2 का एग्ज़ाम डेट 28 जुलाई को दिया गया है और हमें स्मार्ट तरह से पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि अगर आप लोगों ने कुछ पढ़ा होगा तभी CBT 1 पास किया होगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे आपको कैसा पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। मैं आपको टारगेट दूंगा, उस टारगेट को आप पूरा कीजिएगा तो आप निश्चित ही 85+ लाने का स्मार्ट ट्रिक आपको मिल जाएगा और आप 85+ ला सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि 85+ मार्क्स नहीं लाया जा सकता है। ALP CBT 2 में एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे टीचर क्या होते हैं, आपको क्या पढ़ा रहे हैं जो सिलेबस में है ही नहीं। सिलेबस को छोड़कर आपको इधर उधर मत भटकना है। मैं आपको बताऊंगा कि ये पढ़ाई कीजिए, इस टीचर से पढ़िए, आपको क्या करना है क्या नहीं पढ़ना है इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। इससे पहले आप बाद में ये वीडियो आपको ना मिले, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको पढ़ाई करना है, जिससे कि आपको 85+ लाने में कोई दिक्कत ना हो। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि BACD में आपको मैं डेली होमवर्क दूंगा। ठीक है, आपको डेली होमवर्क दूंगा। होमवर्क क्या दूंगा कि आपको ये चैप्टर पढ़ लेना है, आपको कहाँ से टेस्ट देना है, कहाँ से टेस्ट नहीं देना है, कहाँ का मटेरियल आपको पढ़ने से आपको फ़ायदा नहीं होगा, कहाँ आपको पढ़ने से फ़ायदा होगा। तो BACD, मैथ, रीजनिंग और ट्रेड में मैं डीजल मैकेनिक के बारे में आपको कुछ न कुछ आपको हेल्प ज़रूर करूँगा। एक ऐसा समय भी आएगा कि मैं आपको डीजल मैकेनिक के कुछ नोट्स भी आपको उपलब्ध कराऊंगा, जो कि आपको टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना है और व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मैं डाल दूंगा। दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग उस चैनल से जुड़ जाएं और इस चैनल को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप 85+ मार्क्स लाने का तरीका रोज़ आपको वीडियो मिल जाएगा। इससे पहले मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग कैसे क्या करेंगे। तो हम लोग जो है डेली ही मतलब BACD का एक चैप्टर लेंगे, मैथ्स का भी लेंगे, रीजनिंग का भी लेंगे और डीजल ट्रेड का भी लेंगे। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कैसा आपको दूंगा। देखिए, हीट एंड टेम्परेचर का नोट्स है, आप देख सकते हैं। पहले हीट एंड टेम्परेचर चैप्टर में आपको मात्रक एवं विमाएँ पढ़नी है, क्योंकि हर चीज़ का मात्रक और विमा है। हर चैप्टर में आपको मात्रक और विमा पर ज़्यादा ध्यान देना है। मात्रक और विमा के लिए एक चैप्टर बना हुआ है, जिससे आपको 1 से 2 या 3 से 4 सवाल जरूर रहेंगे। तो आपको क्या करना है कि हर चैप्टर में उसके मात्रक और विमाएँ साथ ही साथ चैप्टर के साथ ही आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, जैसे कि इसमें कुछ है, मैं सब चीज़ का आपको मात्रक और विमा नीचे में बताया हूँ। तो आप सबसे पहले देखिए कि 1 कैलोरी में 4.186 जूल होता है और 1 जूल में 0.24 कैलोरी होता है। एक ब्रिटिश थर्मल यूनिट में 252 कैलोरी था। मैं सारे इम्पोर्टेंट आपको नोट्स दे रहा हूँ, इसको आपको रिवीजन करना है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है, ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रेशर ना हो। ठीक है, तापमान के पैमाने कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। सेल्सियस पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना, केल्विन पैमाना, रोमन पैमाना। ठीक है, जिसमें कि आप देख सकते हैं ये आपका बदलने वाला आता है एग्जाम में न्यूमेरिकल। इससे पैमानों में संबंध, तो आपको नीचे वाला C-0/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5, ये R वाला आपको छोड़ देना है, रोमन वाला। आपको ये तीनों फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये इम्पोर्टेंट है, ये डायरेक्ट आपको याद रहना चाहिए, ताकि आपको एग्जाम में सवाल इससे न छूटे। ठीक है, मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री है, ये आप सब जानते हैं, लेकिन केल्विन में कितना है ये पूछ सकता है, 310 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में 98.6। इसी तरह पानी का जमना, पानी का उबलना, कमरे का तापमान आपको देख लेना है। ठीक है, तापमापी के प्रकार भी आपसे एग्जाम में आएंगे, आप इसको भी देख लीजिएगा। तापमापी कितने प्रकार के होते हैं? 4 से 5 है, देख लीजिए आप। द्रव तापमापी, जिसमें पारा तापमापी होता है और एक अल्कोहल तापमापी होता है। पारा तापमापी का आप रेंज देख लीजिएगा, -30 डिग्री से 352 डिग्री सेल्सियस।
एल्कोहल तापमापी का -100 डिग्री सेल्सियस से 78.5 डिग्री सेल्सियस। गैस तापमापी का, हाइड्रोजन गैस तापमापी का -200 से 500 डिग्री सेल्सियस, और नाइट्रोजन गैस तापमापी का -200 से 1500 डिग्री सेल्सियस। एक होता है डॉक्टरेट तापमापी, जिसका आविष्कार आपको क्लिफोर्ड एल्बर्ट ने किया था, जिसको क्लिनिकल चिकित्सीय तापमापी भी कहते हैं, जो 95 फ़ारेनहाइट से 110 फ़ारेनहाइट तक आपको इसमें देता है। देखिए, प्लेटिनम प्रतिरोधी तापमापी भी होता है, और पूर्ण विकिरण ऊष्मा तापमापी, इसको 800 डिग्री से अधिक तापमान मापने हेतु यूज किया जाता है। सूर्य का ताप हम लोग इसी से मापते हैं, स्टीफन नियम पर आधारित है। ठीक है, ये अभी मैं बता रहा हूँ। मैथ और रीजनिंग भी बताऊंगा कि आपको कौन सा चैप्टर लेना है, कौन सा आज कंप्लीट कर लेना है, उसका वीडियो देख के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठोसों में ऊष्मा का प्रसार कैसे होता है? तो 3 प्रकार से होता है, रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार, आयतन प्रसार। ये एग्जाम में पिछले बार आया है। रेखीय प्रसार, और इतना भी आप मैं आपको एक और हिंट दे रहा हूँ कि कभी कभी क्या क्वेश्चन करता है, हीट एंड टेम्परेचर का रेखीय प्रसार गुणांक से संबंधित सवाल ट्रेड में भी दे दिया गया है। इसलिए आप लोग ट्रेड को कंप्लीट करने के लिए इस चैप्टर को, इस जगह से तो मैं बता ही रहा हूँ कि रेखीय प्रसार गुणांक से सवाल आए थे, वो भी ट्रेड में। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा, रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक। रेखीय प्रसार गुणांक जो होता है, इसमें प्रति डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर छड़ की लंबाई में वृद्धि होने वाला रेखीय प्रसार कहलाता है। ठीक है, इसमें जो है डेल्टा एल बराबर एल्फा इंटू एल इंटू डेल्टा टी, जहाँ डेल्टा एल जो है लंबाई में परिवर्तन होता है, एल्फा इसमें रेखीय प्रसार गुणांक है। रेखीय प्रसार गुणांक एग्जाम में आपको दिया रहेगा कि इस वस्तु का रेखीय प्रसार गुणांक इतना है, लंबाई में परिवर्तन को आप बताएं, मूल लंबाई इतना है और ताप में इतना वृद्धि हुआ था। इस आधार पर, इस फॉर्मूले पर आधारित आपका सवाल रहेगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। इसमें प्रति डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर किसी वस्तु के क्षेत्रफल में वृद्धि होना क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहलाता है। इसमें डेल्टा ए बराबर बीटा ए डेल्टा टी फॉर्मूला है। ठीक है, जहाँ पे डेल्टा ए क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा, क्षेत्रफल में परिवर्तन आपको देखना है, और बीटा जो है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है, जो एग्जाम में आपको बता दिया जाएगा। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक इस वस्तु का, इस तांबे का क्षेत्रीय प्रसार गुणांक इतना दिया हुआ है, क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करें, मूल क्षेत्रफल आपका इतना दिया हुआ है, आपको एग्जाम में सब दिया हुआ रहेगा। ठीक है, आपको इस फॉर्मूला को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयतन प्रसार गुणांक का भी ऐसा ही है, डेल्टा भी बराबर गामा भी डेल्टा टी। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। विशिष्ट ऊष्मा किसे कहते हैं? किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। S बराबर डेल्टा क्यू बटा m डेल्टा टी, या इसको डेल्टा क्यू बराबर ms डेल्टा टी। ये आपका एग्जाम में इससे रिलेटेड सवाल रहेंगे। ठीक है, जिसमें कि आपको दिया हुआ है डेल्टा क्यू बराबर आवश्यक ऊष्मा, किसी वस्तु को हम लोग कितना आवश्यक ऊष्मा देंगे, एग्जाम में सवाल यही रहेगा कि कितनी आवश्यक ऊष्मा इसको जरूरत है। ठीक है, उस तरह द्रव्यमान भी दिया हुआ रहेगा, और डेल्टा मतलब कितना तापमान में परिवर्तन का आपको दिया रहेगा, डेल्टा टी इतना डिग्री से इतना डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि करने के लिए 1 किलो, जैसे मान लीजिए एक सवाल मैं आपको बता देता हूँ, 1 किलो द्रव्यमान की वस्तु को 30 डिग्री से 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में कितनी आवश्यक ऊष्मा पड़ेगी, जिसकी विशिष्ट ऊष्मा, उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा इतना है, ऐसा करके आपको देगा सवाल। ठीक है, तो आप बना लीजिएगा, ये फॉर्मूला रहेगा डेल्टा क्यू बराबर ms डेल्टा टी। अब ये महत्वपूर्ण तथ्य बता देता हूँ, द्रवों में जल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक विशिष्ट ऊष्मा द्रव में जो होता है जल की होती है, और गैसों में हाइड्रोजन की विशिष्ट ऊष्मा होती है। इससे डायरेक्ट वन लाइनर सवाल आपके एग्जाम में रहेंगे। ठीक है, जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस है, और बर्फ की विशिष्ट ऊष्मा 0.5 कैलोरी ग्राम प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, ये 2 तरह से होता है, ये 1 कैलोरी में भी रहता है, कभी कभी जूल में भी रहता है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक, मोलर विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के 1 मोल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने हेतु आवश्यक हो, मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। मात्रक इसका जो है, देखिए मात्रक आपको याद ही रखना है, मैं जिसका जिसका बताया हूँ
उसको आप देख ही लीजिएगा, जूल प्रति मोल केल्विन। ठीक, ये मैं बता चुका हूँ। आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मैं आपको ज़रूर ही कुछ ना कुछ हेल्प कर पा रहा हूँ। ठीक है, ये मैं आशा करता हूँ। चलिए ठीक है। गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान प्रति एकांक द्रव्यमान द्वारा ग्रहण अथवा त्याग की गई ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। मतलब आपका क्या है कि अवस्था परिवर्तन, अवस्था परिवर्तन क्या होता है इससे पहले मैं आपको बताता हूँ। किसी पदार्थ का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन अवस्था परिवर्तन कहलाता है। जैसे कि ठोस से द्रव, इसको क्या कहते हैं? गलन कहते हैं। द्रव से ठोस जमना कहते हैं। द्रव से गैस वाष्पन कहते हैं। गैस से द्रव संघनन कहते हैं। ठोस से गैस डायरेक्ट ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है कि गुप्त ऊष्मा किसी पदार्थ की अवस्था के परिवर्तन के दौरान प्रति एकांक द्रव्यमान माने 1 kg द्रव्यमान में द्वारा ग्रहण तथा त्याग की गई ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। इसका फॉर्मूला L बराबर Q बटा M, या तो Q बराबर ml, जहाँ L बराबर गुप्त ऊष्मा होगा, Q बराबर आवश्यक ऊष्मा होगा, M बराबर पदार्थ का द्रव्यमान होगा। ठीक है, मात्रक भी आप देखते जाइएगा, जूल प्रति किलोग्राम या कैलोरी प्रति ग्राम। जूल प्रति किलोग्राम है और कैलोरी प्रति ग्राम है। ठीक है, किसका? गुप्त ऊष्मा का। देखिए, बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम है या तो 334 जूल प्रति ग्राम है। जल की वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी प्रति ग्राम है और अगर जूल में दिया रहे तो 2260 जूल प्रति ग्राम है। ये आपको याद रखना है, डायरेक्ट एकदम एग्जाम में आएंगे। यहाँ पे है अल्नांक नहीं है, गलनांक होगा, मिस्टेक हो गया है। वह तापमान जिस पर पदार्थ ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए उसे गलनांक कहते हैं। गलनांक पदार्थ की प्रकृति और दाब पर भी निर्भर करता है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप सवाल आएंगे आपके सब्जेक्ट, मतलब ऐसा रहेगा कि आपको ऑप्शन बताना है कि कौन सा गलत है, तो उस जगह पर आपको ये सब पॉइंट याद रखना है। पदार्थ में अशुद्धि मिलाने पर गलनांक कम हो जाता है। नमक को बर्फ के साथ मिलाने पर बर्फ का गलनांक भी कम हो जाता है। हिमांक क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट, वह ताप जिस पर पदार्थ द्रव से ठोस में बदलता है हिमांक कहलाता है। पदार्थ का हिमांक और गलनांक प्राय बराबर होता है। ठीक है, अब क्वथनांक क्या होता है? जब वह ताप जिस पर द्रव उबल कर गैस या वाष्प में बदल जाए क्वथनांक कहलाता है। जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस, पानी में नमक मिलाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है। देखिए, ये आपको दिया हुआ है तो आप इसको नॉर्मल मत लीजिएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन में पॉइंट टू पॉइंट जितना भी है सब एग्जाम में आए हुए हैं और उसी से मैं सवाल बनाया हूँ और उसी से नोट्स बनाया हूँ। ठीक है, आप देखते जाइएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। मैं PDF डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। अभी टेलीग्राम बंद है तो मैं व्हाट्सएप चैनल पर डाल दूंगा। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह से हम लोग 30 दिन तक टोटल कंप्लीट कर लेंगे। ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट क्या है? किसी पदार्थ के ताप एवं दाब के ऐसे संयोजन को ट्रिक पॉइंट कहते हैं जिस पर पदार्थ के तीनों अवस्थाएं ठोस, द्रव और वाष्प साथ साथ विद्यमान कर रहती है। ठीक है, विद्यमान रहती है। ट्रिक पॉइंट जो होता है द्रव पदार्थ के लिए अद्वितीय होता है। जल का त्रिक बिंदु ये आपका एग्जाम में आता है। ठीक है, 0.01 डिग्री सेल्सियस। क्रांतिक टेम्परेचर क्या होता है? क्रिटिकल टेम्परेचर, किसी पदार्थ का वह उच्चतम ताप जिससे ऊपर द्रव का वाष्प में परिवर्तन संभव नहीं हो पाता है उसे क्रांतिक का ताप कहा जाता है। ये डायरेक्ट आप सब परिभाषा से संबंधित ही सवाल रहेगा। ठीक है, जल का क्रांतिक ताप 374 डिग्री सेल्सियस होता है, ये याद रख लीजिएगा। कैलोरीमीटर सिद्धांत आप देख लीजिएगा। आर्द्रता किसे कहते हैं देख लीजिए। आर्द्रता मापने का यंत्र हाइग्रोमीटर होता है, इससे एग्जाम में आएगा। ठीक है, आर्द्रता 2 प्रकार की होती है, वास्तविक आर्द्रता और आपेक्षिक आर्द्रता। तो आपेक्षिक आर्द्रता आप देख लीजिएगा। ठीक है, आर्द्रता ज्ञात करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण जो है हाइग्रोमीटर होता है। बाकी तीनों है आपको याद रखना है या ना रखना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाइग्रोमीटर जरूर रखिएगा। हाइग्रोमीटर जलवाष्प की वास्तविक आर्द्रता ज्ञात करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी इसमें क्या है? ऊष्मागतिकी का शाब्दिक अर्थ है ऊष्मा की गति तथा ऊष्मा का प्रवाह। तो ऊष्मीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में इसका उदाहरण है। ऊष्मीय ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ऊष्मीय ऊर्जा विकिरण ऊर्जा में कैसे बदलता है वही रूपांतर इसमें देखा जाता है। ठीक है, तो कैसे होता है? ऊष्मा संचरण की विधियां 3 तरह से होती हैं, चालन, संवहन, विकिरण। चालन किस में होता है? ठोसों में ऊष्मा के संचरण चालन विधि द्वारा होता है।
अब देखिए पॉइंट से संबंधित सवाल आएंगे, यहीं पे जो जो पॉइंट मैं दिया हूँ उससे संबंधित आपके सवाल आएंगे। चालन में ऊष्मा अधिक ताप वाले सिरे से निम्न ताप वाले सिरे की ओर होती है। चालन में अणुओं की स्थिति नहीं बदलती है, अणु एक जगह ही रहता है, अणु इधर उधर नहीं होता है, ठीक है। धातुएं मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण ऊष्मा की सुचालक होती है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, जिसके कारण ऊष्मा जो होती है सुचालक होती है। उदाहरण के लिए लोहे की छड़ के एक सिरे को गर्म करने पर दूसरा सिरा गर्म हो जाता है। गर्म मिट्टी पर पैर का जलना वो होता है इसका उदाहरण, ठीक है, चालन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊष्मा चालकता किसे कहते हैं आप देख लीजिएगा। इससे पहले मैं विकिरण बता देता हूँ। विकिरण से पहले संवहन। द्रवों एवं गैसों में ऊष्मा का संचरण संवहन द्वारा होता है। एग्जाम में यहाँ से आ सकता है सवाल, क्या संवहन सिर्फ द्रवों में होता है? नहीं, संवहन द्रवों और गैसों दोनों में होता है। संवहन में द्रव एवं गैसों के अणु स्वयं गति करते हैं, इसमें अणु ही स्वयं गति करते हैं, ठोसों में ऐसा नहीं होता है। संवहन में अणु अधिक ताप से कम ताप की ओर गति करता है। पानी को गर्म करने पर नीचे का गर्म जल ऊपर उठता है, इससे संवहन धाराएं बहती हैं। उदाहरण समुद्री एवं स्थानीय हवाओं का चलना, व्यापारिक पवनों का चलना, बिजली के बल्बों के निष्क्रिय गैसों का भरा जाना, रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर पेटिका को ऊपर रखा जाना। आप देख लीजिएगा, मैं इतना बताऊंगा तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। मैं होमवर्क दे देता हूं। आज मैथ में जो है, मैथ में हमको टाइम एंड वर्क चैप्टर पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है आपको? गगन सर, साहिल सर, आदित्य रंजन सर, या आप किसी टीचर को फॉलो कर रहे हैं, वहाँ आप इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा। उस चैप्टर के सारे तरह के सवाल बना लेने हैं। सारे तरह के सवाल बनाने के बाद आपको फॉर्मूला एक जगह नोट कर लेना है, उसको रिवीजन हम लोग डेली करेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनाने हैं और सेक्शनल टेस्ट देना है। तो सेक्शनल टेस्ट कहाँ से देना है? टेक्स्ट बुक पर देना है, बिग बूस्टर पर देना है, कौटिल्य क्लासेस पर देना है, या आपको लगता है कि मैं इस जगह पर टेस्ट देता हूँ मुझे वो अच्छा रहता है तो आप जरूर दें, लेकिन सेक्शनल टेस्ट आपको टाइम एंड वर्क का जरूर देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीजनिंग में क्या करना है? रीजनिंग में आज हम लोग ब्लड रिलेशन करना है। ब्लड रिलेशन में आपको ये सब करना है। ब्लड रिलेशन कंप्लीट रिवीजन कर लेना है। जनरेशन बेस्ड क्वेश्चन बनाना है। कोडेड ब्लड रिलेशन बनाना है। कोडेड वाला इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको 1 से 2 जरूर रहेंगे, 2 निश्चित रहेगा। मुझे लगता है 2 सवाल आपके कोडेड ब्लड रिलेशन से रहेगा। PYQ बेस्ड आपको सवाल बनाना है। सेक्शनल टेस्ट देना है। कहाँ से देना है सेक्शनल टेस्ट? आपको चैप्टर वाइज टेस्ट आपको मिल जाएगा टेक्स्ट बुक में। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, कोई भी, मुझे इससे कोई फ़ायदा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि जहाँ अच्छा रहेगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। टेक्स्ट बुक है, बिग बूस्टर है, कौटिल्य है, ये तीनों में आपको जहाँ सेक्शनल टेस्ट आपको देना हो वहाँ ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। मैं कुछ छूट गया है तो मैं बता देता हूँ। चलिए ट्रेड में देख लेते हैं। डीजल मैकेनिक में, डीजल मैकेनिक में आज हम लोगों को फ्यूल टैंक करना है, ठीक। चैप्टर का नाम है फ्यूल सिस्टम। फ्यूल टैंक, उसमें फ्यूल फिल्टर होता है, फ्यूल इंजेक्शन पंप होता है, इंजेक्टर होता है, फ्यूल लाइन होता है। तो सीरियली कैसा होगा ये आपको भी याद कर लेना है कि पहले फ्यूल लाइन होगा या इंजेक्टर होगा या फ्यूल टैंक होगा। फ्यूल टैंक से आपको इधर फ्यूल आपका किधर से किधर जाता है वो आपको सीरियली आपको क्रम में देख लेना है। फ्यूल सिस्टम सप्लाई सिस्टम वर्किंग कैसे करता है आपको देख लेना है, ठीक है। फ्यूल सप्लाई सिस्टम वर्किंग आपको देख लेना है। कंप्लीट वर्किंग प्रोसेस इसका रिवीजन करना है। इसका PYQ बनाना है। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना है। तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस आपको कहाँ मिलेगा? टॉपिक वाइज प्रैक्टिस का डीजल ट्रेड का आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आप टेस्ट तो दे सकते हैं फुल टेस्ट। फुल टेस्ट देने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, फुल टेस्ट देना है आपको किसका? ट्रेड का फुल टेस्ट देना है। रुकिए 1 मिनट। माई पाठशाला ऐप में आपको टेस्ट देना है फुल ट्रेड का, या तो आपको बिग बूस्टर में देना है, ठीक है। आपको जहां भी देना है फुल टेस्ट आपको ट्रेड का देना है। और
इस तरह से हम लोग जो है कंप्लीट करते हैं आज का डे 7। और इसी तरह आप जुड़े रहिएगा तो आपको 30 दिन तक बहुत कुछ फ़ायदा होगा। 85+ मार्क्स जरूर आएंगे, लेकिन हाँ आपको सिंसियर होकर पढ़ना होगा। सिर्फ एक क्लास देखने से आपको कुछ नहीं होगा। एक क्लास देख लिए, सेकेंड क्लास छोड़ दिए, ऐसे नहीं होता है। प्रोसेस से करना होगा। मैं जितना होमवर्क दूंगा उतना पढ़ना है, और अगर आपको लगता है कि इससे ज़्यादा मैं पढ़ सकता हूँ तो उसको भी आपको पढ़ना है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 85+ लाने का स्मार्ट ट्रिक। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? सेक्शनल टेस्ट देना है। जो चैप्टर मैं दूंगा उसका सेक्शनल टेस्ट आपको करना ही करना है। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू।